हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपका सभी का स्वागत है अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी और नमिता में। और मैं हूं नमिता, सॉरी, ये है नमिता और मैं हूं ओपीडी में। हाँ, ओपी अगर तुम नहीं बताते तो लोगों को पता नहीं चलना था कि कौन ओपी है और कौन नमिता है, राइट? कंफ्यूज हो जाते लोग। हमने बता दिया, क्लैरिफाई कर दिया है, राइट? मेरी इंटेलिजेंसी पे तुम हमेशा सवाल क्यों उठाती हो नमिता? इसी बात पे झगड़ा होता है। मैंने फिर भी क्लियर करके रखा लोगों को कि मैं ओपी हूँ, ये नमिता है। राइट राइट, ठीक है, बहुत अच्छा किया। नमिता, ये बताओ ना कि आपको स्पोर्ट्स कैसा लगता है? स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, बट मैं इतना मतलब खुद नहीं खेलती हूँ। आई एम मोर ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन, लाइक डांसिंग, सिंगिंग, ड्रामा, ऐसी हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स को और क्रिएटिविटी को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? स्पोर्ट्स फिल्म। ये जोक था। नहीं नमिता, मेरे आने वाले जो गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं ऐसे कोशिश कर रहा था कि इस तरीके के हमारे आज के गेस्ट हैं जो बहुत ही बेकार, क्रिएटिव हैं। बहुत ही बेकार कोशिश थी तुम्हारी और बहुत ही बेकार इंट्रोडक्शन था तुम्हारा। इंट्रोडक्शन तुम कर लो, तुम ही कर लो भाई नमिता, तुम करो, हमारे गेस्ट का वेलकम करो। एग्जैक्टली, इंट्रोडक्शन ये होता है, देखिए, सी जी एंड जी। लर्न। अनटोल्ड स्टोरीज के आज के हमारे गेस्ट हैं स्क्रीन राइटर, एक्टर, डायरेक्टर अमोल गुप्ते। परिणीति चोपड़ा को सायना में डायरेक्ट करना हो या सिंघम के नाक में दम करना अपनी आउटस्टैंडिंग एक्टिंग से, अमोल गुप्ते हमें नजर आते हैं हमेशा एक अलग अवतार में। तारे जमीन पर से सुर्खियों में आने वाले अमोल गुप्ते ने ये कल्ट मूवी अपनी वाइफ और रिनाउंड फिल्म एडिटर दीपा भाटिया के साथ कंसेप्चुलाइज की थी। खबरों की माने तो पहले इस फिल्म को अमोल गुप्ते ही डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन आमिर खान से कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते आमिर खान बन गए बीच फिल्म में तारे जमीन पर के डायरेक्टर। और कंट्रोवर्सी बड़ी तब हो गई जब फिल्म के क्रेडिट्स में अमोल गुप्ते का नाम आया एज राइटर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर, नॉट एज को डायरेक्टर विद आमिर खान। क्या है इस कंट्रोवर्सी के पीछे का सच? चलिए जानेंगे आज अमोल गुप्ते से उनकी जिंदगी की कुछ अनटोल्ड स्टोरीज। सो लेट्स वेलकम अमोल गुप्ते। तो सर, वेलकम टू आवर शो। सर, आप आज हमें बहुत खुशी है कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे शो पे आई हैं। और सर, मेरी एक सीरियस सवाल आपसे है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं भी एक्टिंग करता हूँ, मेरे में छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मेरे को भी कुछ रोल दे दो सर। मैं कर लूंगा सर, जैसा बोला को वैसा कर लूंगा। आज कुछ रोल करते हैं साथ में। नहीं सर, ये बिल्कुल भी गरीब नहीं है, ये अच्छा खासा अमीर आदमी है। इसने अभी नई कार ली है, तो आप इस बातों में मत आइए। ये आपसे रोल मांगता रहेगा पूरे इंटरव्यू में, तो जरा आप बच रहिएगा इससे। तो पहला सवाल एक्चुअली मैं पूछ लेती हूँ आपसे। जो ऑब्वियस क्वेश्चन है वो यही है कि आप फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, आपकी फैमिली फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन आज आप बॉलीवुड के इतने सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं। तो कैसे सोचा कि फिल्म इंडस्ट्री में चलते हैं? इट्स अ डिफिकल्ट इंडस्ट्री, लेकिन स्टिल यू थॉट कि ये इंडस्ट्री है मेरे लिए और यहाँ पे मैं कुछ करूंगा। तो अपने कुछ एक जर्नी के बारे में हमें बताइए। अभी राइट नाउ तो मैं अच्छा कैमरा हैंडलिंग कर रहा हूँ अपना, क्योंकि अपने फोन से कर रहा हूँ। कभी एकदम क्लोजअप में आता हूँ, कभी दूर जाता हूँ। थोड़ा सिनेमा दिखाएंगे हम। हाँ। तो बाहर सांझ हो चुकी है, देखो कितना अरे वाह। अच्छा स्काई है, माहौल ठीक है। ये बताता हूँ मैं कि मैं फिल्मी फैमिली से नहीं हूँ, लेकिन मेरी माताजी के जो एल्डर ब्रदर थे, श्री भालचंद्र खोपकर, वो फिल्म कंपनी, जो जर्मन कंपनी थी, जो नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स बनाते थे उस जमाने में, तो उसके वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे। तो उनकी दोस्ती बहुत लोगों से थी सिनेमा में, क्योंकि तब लाइसेंस का दौर था। तो एक एक्स्ट्रा प्रिंट बनाने के लिए दौड़ लगानी पड़ती थी प्रोड्यूसरों को। तो राज कपूर साहब से लेके दादा कोंडके तक उनके करीबी दोस्त थे, काशीनाथ घाणेकर, ये सब घर आते थे हम, मेरे मामा जी के घर। तो बचपन से मैं देखता था, जैसे मास्टर सचिन, आप जो सचिन पिलगांवकर जो हैं, वो उनके पिताजी शरद पिलगांवकर मेरे मामा जी के बहुत खास दोस्त थे। तो मास्टर सचिन, मैं जब 4 साल का था और मास्टर सचिन 6-10 साल के थे, 5 साल का अंतर है मेरे ख्याल से, तो वो मुझे मतलब उठा उठा के खेलते थे मेरे साथ। और मैं देखता था कि यार ये तो ब्रह्मचारी का स्टार और चाइल्ड स्टार थे
सचिन। तो वो एक बहुत अर्ली एक मेमोरी है कि अरे क्या बात है यार, ये तो कितना अच्छा एक्टर है, इतना छोटा सा बच्चा है लेकिन कितना अच्छा काम करता है। तो ऐसे नहीं है कि फिल्म फैमिली से नहीं जुड़ा हूं मैं, बट कनेक्शंस थे, वैसे अर्ली कनेक्शंस थे मेरी मेरे रिश्ते में। संध्या जो है, एक्ट्रेस संध्या, वी शांताराम जी की जो पत्नी, वो मेरी आंट है। और मेरी बुआ की तरफ से शिलोत्री फैमिली जो थी, तो उनकी तरफ से मतलब शोभना, समर्थ, नूतन, तनुजा वगैरह, दे वर आल्सो रिलेटेड टू माय फैमिली। तो है थोड़ा, मतलब कनेक्शन तो है, ऐसा नहीं कि दूर का कनेक्शन है थोड़ा। हाँ, मतलब ऐसे कोई काम नहीं आया वो कनेक्शन आगे काम मांगने में, पर है कुछ वो एस्थेटिक कनेक्शन है, आर्टिस्टिक कनेक्शन है वो। तो आप कैसे आए इंडस्ट्री में? आपका पहला स्टेप कैसे हुआ? इंडस्ट्री में तो मैं कभी आया ही नहीं हूँ, आज तक नहीं हूँ इंडस्ट्री में। तो मैं बोल ही नहीं सकता कि मैं फिल्म इंडस्ट्री का आदमी। मैं बच्चों का साधक हूँ, मैं चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, मैं बच्चों के मुद्दों को लेके फिल्में बनाता हूँ और उनको अडल्ट्स यानी प्राउड वर्क की तरफ भेज देता हूँ कि भैया कुछ सीखो, बच्चों से कुछ सीखो, ये ऐसे। लेकिन सर आपने तारे ज़मीं पर कंसेप्चुलाइज की एक वन ऑफ द कल्ट मूवीज है, हमारी और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की फेवरेट मूवी है। वो आपने अपनी वाइफ के साथ मिलकर बनाई, लिखी, और आज भी जब वो मूवी देखते हैं तो आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तो जैसे आपने बोला कि आप बच्चों के राइट्स के लिए आप बहुत ज्यादा यू क्लोज टू दैट। तो तारे जमीन पर ने हमें एक नई जानकारी दी डिसलेक्सिया के बारे में, जो शायद बहुत लोग नहीं जानते थे और अब तो बहुत कॉमन हो गया है। तो उस मूवी के कंसेप्चुलाइजेशन के पीछे क्या था और क्या जर्नी रही, वो आई थिंक बहुत लोग जानना चाहते हैं, बिकॉज़ दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज। मैं तो ये कहता हूँ, वैसे मैं 10 साल पेंटर रह चुका हूँ, तब फिल्मों में बीच में नहीं था। पहले मैं आया थिएटर के जरिए आया सिनेमा में। 90 के दशक में मैंने सिर्फ पेंटिंग किया, 2-3 बड़े एग्जीबिशंस किए, इससे घर चलाया, शादी भी की, और फिर वापस बच्चों में बैठ गया। वहां से मुझे जो है तारे ज़मीं पर के बच्चों की जो जितनी टीस थी कि आप समझ नहीं पा रहे हम लोगों को जी, तो वो टीस मैंने सोचा कि इसका चित्रीकरण करना चाहिए, इसको बनाना चाहिए, और प्राउड वर्क को, अडल्ट्स को ये बताना चाहिए कि भाई बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान रहे, आपका सहानुभूति रहे। तो ये करते करते तारे ज़मीं पर, फिर स्टैनली का डब्बा, फिर हवा हवाई, स्निफ, साइना, ये सब चलता रहा। तो सर ये जो तारे जमीन पर की एक बात अगर मैं दोबारा करूं, तो आपने एक, जैसे कहते हैं ना, एक बुकलेट दे दी पेरेंट्स को कि देखो ऐसे बिहेव करते हैं। और आई थिंक आज तक बहुत सारे पेरेंट्स इंक्लूडिंग मी, मैं भी जब अपनी बेटी को डांटती हूँ या कुछ करती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में तारे जमीन पर चल रही होती है बैकड्रॉप में कि किस तरीके से बिहेव करना बच्चों के साथ। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब अगर हर बच्चे का बाप और हर बच्चे की माँ मेरे माता पिता की तरह रहें, और हर बच्चे का टीचर, जैसे मेरे निकुम सर थे हंसराज मुरारजी पब्लिक स्कूल में, जिनको मैंने ये ट्रिब्यूट दी है तारे ज़मीं पर में, तो ऐसे तो बहुत ही आइडियल और सिर्फ मतलब ब्लेस्ड इंसान को ये मौका मिलता है जो मुझे मिला है अपनी 60 साल की ज़िंदगी में। मैंने सिर्फ अच्छे लोग देखे हैं, और बच्चों के साथ बैठता हूँ तो वो पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, सच बोलते हैं। तो वो सच सुनना और सच बोलना मुझे पसंद है, तो उनके साथ बैठ के मेरा रह गुजर हो जाता है। तो सर डिसलेक्सिया के बारे में आपने कैसे सोचा? ये पता है कि कोई ये मर्ज नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिफरेंस है। तो जिस तरह से एक बच्चा जिसको
आम हमने ही बनाया हुआ ABCD जो समझ नहीं पाता उसको हम डिस्लेक्सिक कहते हैं, लेकिन हमारे ही बनाए हुए फुटबॉल को अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाते तो आपको कोई मर्ज नहीं है, आप पेशेंट नहीं हो। तो सिर्फ ABCD के लिए एक पेशेंट क्यों रहे? ये कहना था कि ABCD तक आप उसको लिमिटेड ना रखें अपने बच्चे के दायरे को, क्योंकि उसमें अलग अलग खूबियां हो सकती हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं। तो आप अनपढ़ है, जैसे वो ईशान अवस्थी का बाप निकुम, उसको वो एक डिब्बा दिखाता है, बोलो पढ़ो इस पे क्या लिखा है। अरे पढ़ो, तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, ये तो चाइनीज में है। राइट। एग्जाम्पल के साथ बात समझानी पड़ी अडल्ट्स को, माँ बाप को, भाई आप ये सब चाइनीज पढ़ रहे हो, बच्चे को क्या पढ़ाई क्या दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। वो वाला एक सीन जब भी मैं देखती हूँ ना, तो आज अब मुझे पता है उस सीन में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज वो इतनी इजीली समझा दिया गया उस सीन में कि क्या प्रॉब्लम हो रही है उस बच्चे को। तो वो आई थिंक आपकी आपका राइटिंग का कमाल है, जो इतनी अच्छे तरीके से उस सीन में पूरी प्रॉब्लम उस पूरी मूवी की बता दिया। तो हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सर। ये बताइए तो एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, आप हमें जब काम करते हैं या आप जब काम करते हैं तो अडल्ट के साथ काम करना आसान है, सीनियर एक्टर है, डायलॉग लिखा, बताया, एक्सप्रेशन 4 रिहर्सल मारी, लेकिन मैं आपको बच्चों के साथ मैं आपको यहीं पे रोक देता हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो मेरे दिमाग में, दिल में नहीं है। लोग कहते हैं कि इट इज अ टॉर्चर टू वर्क विद चिल्ड्रन एंड एनिमल्स, ऐसा बोलते हैं। मतलब कितने वाहियात लोग हैं जो जिन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट बना दिया है। मैं तो ये सोचता हूँ कि अडल्ट बड़े बेवकूफ होते हैं और इतने सेल्फ एब्जॉर्ब रहते हैं कि उनको रोल समझ में नहीं आते। और बच्चे तो बखूबी समझ जाते हैं। हम लोग 4 घंटे में 6 सीन हम लोग कर लेते हैं बगैर रिहर्सल, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लेके नहीं जाता सेट पर बच्चों के साथ। वो अडल्ट्स को रटने की आदत है, बच्चों को रटने की आदत नहीं है। आप उनको वो आदत डाल रहे हैं और फिर बोल रहे थे वो कैसे पापा पापा मैं, ये तो आपको इमिटेट कर रहा है, आपकी बेवकूफी को वो मिरर कर रहा है। और आप इतना बेकार बच्चा यार, बहुत ही हेडेक कर दिया उसने। तो अडल्ट कम्युनिटी को तो ये आदत ही नहीं है ना एडमिट करने की, बच्चों से तो 10 बार कान पकड़वाते हैं, मुर्गा बनाते हैं। सर, तो तारे जमीन पर की बात हो गई, स्टैनली के डब्बे की बात हो गई, और आपने इतनी बड़ी फिल्म की है एज एन एक्टर, सिंघम एज अ विलन। तो कुछ उस जर्नी के बारे में बताइए। छोटी बड़ी कुछ नहीं है मेरे लिए। सर, आप तो अपने आप को साधु समझते हैं, हम नहीं समझते सर। आप हमारे लिए बड़े डायरेक्टर, बड़े एक्टर हैं, तो आप मान लीजिए। तो आप एज एन एक्टर आपकी जर्नी कैसी रही और उसमें कैसे लगा कि मैं शायद एक्टिंग अच्छी कर सकता हूँ? खैर, आपने इतना थिएटर किया पहले, लेकिन उसके बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। नहीं, सिनेमा एक्टिंग की अगर बात करते हुए, थिएटर तो कर चुका था मैं। जब वहां क्यों मैं बैठा FTI में, क्योंकि रोज एक्सपेरिमेंट होता था, रोज एक नई फिल्म में खड़ा हो जाता था और शाम को उसके रशेस भी दिखते थे या दूसरे दिन सुबह, क्योंकि अंदर ही प्रोसेसिंग लैब था। तो तब पता चलता है कि 50 के लेंस में आपकी शक्ल को क्या कर दिया, क्लोजअप लेंस में क्या हुआ, वाइड लेंस में 35 में क्या लगता है। तो ये एक्टिंग का जो स्टडी है, सिनेमा एक्टिंग का, जहाँ पे आपको थिएटर नहीं करना है, आपको कैरेक्टर बन के ढल जाना है सेल्यूलॉइड में। तो ये सीख मुझे अपने आप को देनी पड़ी बाय एक्सपेरिमेंटिंग विथ लेंसिंग, जेस्चर, पोस्चर, ये सब। मतलब तो आपका सबसे अच्छा, आपने इतने सारे हैट्स पहने हुए हैं, तो सबसे मजेदार कौन सा हैट पहनना लगता है आपको? डायरेक्टर, राइटर, एक्टर,
स्क्रीन राइटर? मैं तो बार बार कहता हूँ कि मुझे तो मेरी शेफ की कैप सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे बेटे को बाप का खाना समझ में आता है, क्योंकि हमारे घर में कोई जेंडर कनेक्टेड काम कोई कुछ करता नहीं है, तो सारा जेंडर उल्टा है इधर हमारे यहाँ चलता है। क्योंकि मैंने मेरी माता को 42 साल LIC की नौकरी करते हुए, मशक्कत करते हुए देखा है। 2 बार खाना बनाती थी, हालांकि वो भी कमाती थी, पर हाँ, तो उसको तोड़ना था मुझे था। तो ये राइट। जो स्टीरियोटाइप है कि हम्म, ये ऐसा होगा, फिर वो काम करके भी आएगी तो सीधा किचन में जाके शुरू हो जाएगी। हम्म, और श्रीमान कहेंगे एक चाय मिलेगी प्लीज। नहीं। सही है, बड़ी शर्मनाक बात है। सही कह रहे वहां से आपने चाय बनाना सीख लिया कि मैं अपनी मम्मी की हेल्प कर देता हूँ, चाय मैं क्या, अपने मैं फादर को चाय बहुत बना। आगे बढ़ चुका स्कूल में। चाय क्या, हाँ, मम्मी जाती थी काम करने, तो हाँ, उनको थोड़ा आराम देने के लिए मैं दोपहर को स्कूल से आके ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करता था, ये पैटीज बनाओ और कटलेट्स अच्छा। बनाओ, माँ आएगी तो उसको खिलाओ। ओ, तो ये दिली ख्वाहिश रहती थी कि उनको खुश रखने की, तो उसमें मैं अच्छा शेफ बन गया। क्या बात है, आप जैसा बेटा वाह। सबको मिले। हर माँ को आप जैसा बेटा मिले, जो हाँ, बना दे, आप जैसा पति, आप जैसा बेटा, खाना वाना बना दे आप सबके जैसा पिता, आप जैसा डायरेक्टर, आप जैसा राइटर, आप जैसा एक्टर। लिए। अरे प्रभु बस करो। सर ये खैर आपकी तारीफ तो हम करते रहेंगे, आप चाहे एक्सेप्ट करें ना करें। लेकिन हमने सबकी बात कर ली और आपके एक्टिंग करियर की भी बात कर ली। अब साइना की अगर बात ना करें तो ये इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। हाँ तो बिल्कुल। साइना एक बहुत ही अच्छी मूवी आपने बनाई है और एक बहुत ही बड़ी स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में बनाई। तो जी जी। आपने साइना नेहवाल को ही क्यों ठीक क्यों चुना चुना? अपनी हाँ, बायोपिक करने के लिए? मतलब क्या, मेरे काम में बहुत समय लगता है। हर फिल्म में 3 साल लग जाते हैं, 4 साल लगते हैं। साइना में सबसे ज्यादा टाइम लगा 2015 में, फरवरी 2 मार्च को, या फरवरी के बाद उनका वो दौर आया जब साइना वाज कॉल्ड इन वर्ल्ड नंबर 1। या ऐसे पहले कभी हुआ नहीं था। राइट। उन्होंने जो कैरोलिना मारिन को लखनऊ में चित किया, बड़ी बड़ी हाँ। बड़े माइलस्टोन्स उन्होंने क्रॉस किए तब। तो हुँ, जब वो वर्ल्ड नंबर 1 हुई तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा करना चाहिए। तो मिल के हमने वहाँ हैदराबाद गए, साइना से मिले, उनके पेरेंट्स से मिले, और काम शुरू हो गया। दिसंबर 2015 में हुँ, फिल्म रिलीज हो गई 2021 में। 21 में हाँ। हुँ, तो इसीलिए मैंने वो फिल्म बनाई, क्योंकि मैं कोई वैसे वो बायोपिक के धंधे में खड़ा नहीं हूँ कि भाई चलो वो नेक्स्ट क्या बनाना है, ये इसके नाम पे करते हैं, उसके नाम पे करते हैं। हुँ, वो जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा था कि ये जो हुँ, भारत की बेटी है, हुँ, और जो जिन्होंने जो करतब दिखाया, जो किसी ने इससे पहले नहीं दिखाया जी, था, हुँ, वर्ल्ड नंबर 1 बनने का जो खिताब है, ये बहुत कम लोगों के पास होता है। हुँ, और ये जो बेटी जिसने कड़ची तवे के बदले में पकड़ी हुँ, बैडमिंटन रैकेट, पकड़ हम्म, तो और उनकी माँ ने उनका बखूबी साथ दिया, और घरेलू और गृहस्थी में ना फंसाते हुए, हम्म, इसीलिए हाँ, मैंने तो किया। जैसे आपने बोला कि बहुत टाइम लग गया, तो हमने ये भी सुना कि बहुत एक्ट्रेसेस भी चेंज हुई। पहले कटरीना बहुत कैफ तो नहीं, वो एक थी। ही, मतलब वो श्रद्धा कपूर कर रही थी, हुँ, और हमने शुरुआत भी की थी, और श्रद्धा ने बहुत मेहनत भी की थी। वो बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन है। हुँ, अनफॉर्चुनेटली उनको डेंगू हो गया था, जो 3 दिन शूटिंग भी की है, और डेंगू इतना बुरा हुआ उनको कि रिकवरी में, और स्पोर्ट्स पर्सन का रोल करना है, तो राइट। हम्म, मतलब आपको सेट पे, मतलब बैडमिंटन कोर्ट पे खड़ा रह के उतनी शक्ति होनी चाहिए, और डेंगू हम्म, ने उनकी सारी शक्ति जो है हम्म, सीख ली थी। तो इसीलिए वो उस समय हमको वेट करना पड़ा। फिर वो मेरे ही प्रोड्यूसर साहब भूषण जी ने उनको एक और बड़ी फिल्म में, उनकी बड़ी फिल्म में रिप्लेसमेंट के तौर पे, वो डांस वाली फिल्म थी वरुण एबीसीडी। धवन के साथ। हाँ, हुँ, तो हम्म, वो वहां गए, फिर उन्होंने कहा डोंट वरी, मैं आप परिणीति चोपड़ा को देखिए, ले लीजिए।
तो इट वाज अ विन विन सिचुएशन। तो हम्म। फिल्म भी बनी, मजा आया जी। तो चलिए सर, अब सारे मेन सवाल तो खत्म हो गए हमारे। अब हम लास्ट में आपसे छोटा सा, जैसे हर इंटरव्यू में होता है, गेम खेलते हैं जिसमें मजा आता है थोड़ा सा, तो एंटरटेनिंग होता है। तो वो हम चलिए। एक ऐसा गेम खेलते हैं फटाफट वाला। तो इसका नाम हमने रखा है अनटोल्ड पटाखे। अनटोल्ड पटाखे, ठीक है। ये फूटेंगे आपके ऊपर सर, आपको और इसको ऊपर तक पहुंचाना है। ये बहुत कोशिश जल्दी हो रहेगी। जाएगा। माचिस आपके पास है, पटाखा हमारे पास है, जला के ऊपर रॉकेट आपने भेजना है सर। चलो पहला भेजते हैं। सवाल ये है सर, अगर आप इस क्षेत्र में ना होते, इंडस्ट्री में ना होते, कला के क्षेत्र में, डायरेक्शन क्षेत्र में, तो क्या होते? मैं अपना आश्रम कहीं खोल देता। ये मैं बिलीव कर सकती हूँ। बिल्कुल। आपका जिस तरीके से एटीट्यूड है ना कि मैं तो मतलब साधु हाँ, संत मतलब किसी मैंने पेड़ कुछ के नहीं नीचे बैठ जाता, 10 लोग आके बैठ जाते आसपास, किया। हाँ। बात शुरू हो जाती हम्म। और लाइफ निकल जाती, कोई राइट। दिक्कत नहीं। आपकी आपकी कोई भी फिल्म किसी आश्रम से निकली हुए शब्दों से कम नहीं है, हाँ इस सर। बात का सबूत है। नहीं, ये आपका ये बड़प्पन है। आपने आश्रम ही बनाए हैं, और ये आपके जो भाव है, प्रवचन है, वो इस दुनिया समाज को दे रहे हैं आप। धन्य है सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग नहीं रहा नहीं, है आप सर, मुझे तो आज बहुत आपकी कृतज्ञ हूँ मैं। धन्यवाद हाँ। सर, जैसे ये शो का नाम भी अनटोल्ड है और ये सेगमेंट का नाम भी अनटोल्ड है, जी। तो कोई ऐसी अनटोल्ड बात हमें बताइए जो आज तक आपने किसी को नहीं बताई है। हम किसी को नहीं बताएंगे। अरे, विज्ञापन हो रहा है और आप बोल रहे किसी को नहीं बताएंगे। फिर भी ये बता देता हूँ, आपने तारे ज़मीं पर तो देखी है। हम्म। उसमें बच्चा स्कूल से बाहर निकल जाता है, हम्म। दिन भर मटर गश्ती करता है, यहाँ वहां जाता है, गोला खाता है, ये सब करता है, और घर आता है। और फिर क्योंकि उसने माँ से तो एब्सेंट नोट लेनी नहीं है, हम्म। तो वो अपने बड़े भाई को रात को जो हाँ, है पूरा भीख मांगता है कि भैया लिख बताता दे है मेरा। उसे। हाँ, तो ये मेरा अपना वाकया है। मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, और मेरा एक दूसरे 2 दोस्त थे। मैं 3rd में, मतलब मैं 8 साल का था निपट, हाँ। और दूसरे भी दोस्त जो 8-9 साल के हम उम्र थे। तो उन्होंने मुझे स्कूल बस में जाने से रोक दिया, बोला चल हम लोग आज घूमते हैं इधर उधर। वाह। हाँ। तो वो बस तो निकल गई, हम लोग दिन भर घूमे, ये वो किया, बहुत मटर गश्ती। फिर शाम को जैसे बस आती है, उसके साथ ही जुड़ गए, जैसे वहां से निकले हैं और घर अच्छा। की तरफ गए हैं। लेकिन अच्छा। रात को दूसरे दिन स्कूल जाने के लिए नोट तो चाहिए, हम्म। एब्सेंट नोट। तो वो माँ से कैसे लिखवाऊंगा? माँ को तो लगा कि मैं गया स्कूल, और मेरे पिताजी तब बाहर देश में थे, अच्छा। वो कंप्यूटर साइंटिस्ट ओ। थे। हाँ। I lost him in 2014, या बट वो तब नहीं थे। तो इसीलिए मैंने एक ट्रिक कर दी। मेरे पास हम्म। कोई एल्डर ब्रदर नहीं था उससे लिखवाने, हम्म। तो मैं गया नेक्स्ट बिल्डिंग में। सारे LIC के एम्प्लॉयज थे हमारी हाँ। बीमा नगर में। हाँ। वहाँ मैंने एक मेरे दोस्त की मम्मी को बोला, क्योंकि वो दूसरे LIC ऑफिस में जाती थी, दूर अच्छा। चर्च गेट, और मेरी माँ सेंटा क्रूज जाती। मुझे मालूम है इनका मिलन कभी नहीं होगा। तो मैंने उनको बोला कि क्या है कि मेरी माँ को ना अंग्रेजी नहीं आती और एब्सेंट नोट लिखवाना है, तो आप प्लीज लिख अच्छा। दीजिए। अच्छा। ओ। तो उन्होंने वो एब्सेंट नोट लिखा मेरे लिए, जैसे बड़े भाई ने उधर छोटे भाई का लिखा था, हाँ। और साइन वाइन करवा के मैं आ गया। और बेवकूफ की तरह वो पेपर फाड़ के मैंने, क्योंकि वो कैलेंडर में रखना नहीं था, नहीं तो हाँ। पकड़ा जाता। तो पेपर पे जो है मांझा होता है, पतंग का हम्म। मांझा, वो हम्म। कोई पतंग पकड़ी मैंने, तो वही सब पिक्चर में है, वैसे फिल्म में हाँ, हाँ, तारे हाँ। हाँ। ज़मीन पर। हाँ। वो हाँ। मांझा लिपेट लिया मैंने। और मेरे पिताजी मतलब शेरलॉक होम्स के नाना, ना। पता नहीं क्यों उन्होंने वही जो रखा हुआ नीचे फेंका हुआ जो बंडल था जिसपे मांझा लिपटा हुआ है, वो खोल के वो देख रहे हैं, पूछ रहे हैं मेरी माँ को कि स्कूल गया नहीं क्या उस दिन। फिर ईशान की तो बहुत बुरी हालत हुई, उसको तो बोर्डिंग भेजा गया। हाँ। तारे ज़मीं आपके पर में साथ क्या मेरी हुआ? इतनी बुरी हालत नहीं हुई, अच्छा। मुझे मुझे माफी मिल मिल गई। गई। आ, पिताजी अच्छे ही थे आपके, इसका मतलब माता-पिता अच्छे थे, मान लिया अरे हमने। हाँ, पर थे शेरलॉक होम्स, वो मेरे में है वो बात, वो भी आ गई है मेरे में।
मैं सब नजर कमजोर है फिर भी सब दिखता है। सर ये बताइए तो एज ए एक्टर आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मतलब मेरी अपनी खुद की जिधर मैंने अपनी एक्टिंग फिल्म की है। अब, जी सर भाई जी सर। आप यूट्यूब जाइए, यूट्यूब पे जाइए और चक्कर चंदू का चमेली वाला टाइप कीजिए। अच्छा। चक्कर चंदू का चमेली वाला, हम्म, 1982 डिप्लोमा फिल्म of FTI student Niranjan Thade, which won the national award that year. मैं 19 साल का था तब when I did that film. आप देख लीजिए फिल्म कभी फुर्सत में इस शो के बाद, वो बहुत मजा आया अवश्य। उसमें। I तो loved वो it एक्ट करने में आपको as an actor. I think मैंने अपना पूरा जितना 10-12 किलो इमोशन है उसमें अच्छे से दिया था। फिर कमीने में भी मजा आया, कमीने अच्छा, में बहुत मजा आया। बाहर बहुत देर तक इंतजार किया, भूख लगी तो आ गए अंदर ढूंढते, कुछ खाने को मिले थे। मोठ्या मोठ्या पावसात गरमा गरम वड़ा पाव। और मेरे अपने स्टैनली का डब्बे में बहुत मजा आया मुझे, क्योंकि हाँ, मुझे उसमें तो बच्चों के डब्बे खाने को मिले इसलिए। हाँ, आपको बहुत खाना मिला है उसमें। वापस करो स्टैनली, वापस करो। टिफिन बॉक्स कहाँ है तुम्हारा? ये भाई हमेशा दूसरों के डब्बे में हाथ डाल के खाता है, क्या है? आलू पराठा। लाओ इधर। जल्दी से इसको चख ले, चटकारे लेके। मैं सर बहुत भुक्कड़ हूँ। सर तारे जमीन पर या साइना? तारे जमीन पर या ना, ये मैं कोई जज नहीं करता, आप तो समझती हैं। तो मैं तो करूंगा कि मसाला चाय। माँ के सारे बच्चे बराबर होते हैं, प्यारे होते हैं शायद, इसलिए आपका सब प्यार है इनके ऊपर, किसी कुछ नहीं कर सकते। सर ये देखो, इसका जवाब देना पड़ेगा अगले सवाल का, क्योंकि ना हर आदमी के अंदर ना कुछ होता है। सर अगला सवाल मेरा है और आपका आंसर देना पड़ेगा, अभी ना आप गोलमोल नहीं करेंगे। आप एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होता है, आपके अंदर भी कुछ है। आप अपने आप को सबसे पहले क्या देखते हैं, एक्टर, डायरेक्टर या राइटर? मैंने इसका जवाब दे दिया है, शेफ। वही तो मैंने पता था, आप गोल घुमा, जबकि अभी मैं तीनों भूलूंगा नहीं, चीजें क्योंकि वही तो अद्भुत मेरा रही है। मकसद है। अभी अपना ये इंटरव्यू खत्म करके मैं जा रहा हूँ मेरी लेबोरेटरी में, किचन में। समझ गया। मैंने सोचा है आज क्या करूं, क्या बनाएंगे सर आज आप? वही मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह से, मतलब जो कच्चे रताला होता है, रताला मतलब स्वीट पोटैटो, वो क्या अच्छा, अच्छा। पहले तो उसको बॉईल करूंगा और फिर उसको स्किन करके उसको मैश करूंगा और उसको एक अच्छा सा राई जीरे का तड़का देके, मेरे ख्याल से कार्बोहाइड्रेट और हाँ, पौष्टिक भी है, मीठे का मीठा, मीठे स्वीट का डिश का स्वीट डिश। मेरे को भी वैसे 8 बजे भूख लग जाती है, मुझे पानी आ गया सर, मैं भी किचन में भागूंगा खाने के लिए। शो के बाद तुरंत। ये डिसाइडेड नहीं था, लेकिन मैं पूछ रही हूँ, अगर मान लीजिए हम आपके घर पे आते हैं इस वक्त, तो आप डिनर में हमें क्या खिलाएंगे? आपका फेवरेट क्या है, जो आपको बनाना अच्छा लगता है? मेरा अनाज मतलब फेवरेट में वही होता है ना कि भुक्खड़ को क्या पूछना फेवरेट क्या है, उसको तो होता है हर चीज फेवरेट। भुक्खड़ से क्या पूछना फेवरेट क्या है, उसको तो भुक्कड़ तो हम होंगे ना, आप तो शेफ, तो एज अ शेफ क्या खिलाएंगे? भाई खिलाते खिलाते खाऊंगा भी ना। भूल रही हैं आप, भूल रही हैं। चलिए ठीक है, आप हमें अपनी फेवरेट डिश बता नहीं रहे, क्योंकि आपकी सारी फेवरेट डिश है। हाँ सारी फेवरेट है, सब सारी। मेरी माँ की कुछ रेसिपीज है जो मुझे बहुत पसंद है, जो सिंपल है। तूर की दाल का वरण बोलते हैं मराठी में हम लोग, तो वरण भात, मतलब अम्बे मोर राइस एंड भात और थोड़ा सा उस पे नींबू और असली घी घर का, इससे बेहतर सिंपल और बेहतर डिश नहीं है मेरे हिसाब से, जिसे हम दाल चावल कहते हैं आम भाषा में। नहीं, वो दाल अलग होती है और ये वरण अलग होता है। ये तूर का पीले रंग का, सिर्फ उसको बॉईल करके थोड़ा सा उसमें चीनी मिला के, सॉल्ट मिला के,
उसको अच्छे से वो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग रवि बोलते हैं, उससे हाँ। मिक्सर में नहीं लेकिन हाथ से वो लकड़े की जो चीज होती है ना, सर जिससे बहुत कुछ सीखना बटर है सर। बनाते हैं हम लोग। मुझे लगता नहीं है कि हम इतनी जल्दी आपसे कुकिंग सीख पाएंगे। आप नहीं, आप नहीं बहुत पाएंगे, डीप हो नहीं पाएगा। मुझे 40 साल 50 साल लगेंगे, हाफ सेंचुरी हो गई कुकिंग की। आप बहुत डीप लेवल की बातें करें, कुकिंग में हमारे ऊपर से जा रही है इसलिए हाँ जी, हमें हाँ समझ जी। में नहीं आ रहा। खैर नेक्स्ट माफ क्वेश्चन का करना। आंसर मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया है, चाय या कॉफी? चाय या कॉफी? नहीं, चाय भी अच्छी लगती है, कभी कॉफी अच्छी लगती है। हर चीज का एक समय होता है, तो अच्छा, कभी कॉफी वाला टाइम होता है, कभी चाय वाला टाइम होता है। हाँ, आई एग्री ऑन दैट। बट फिर भी एक टिल्ट होता है ना सर, जैसे मेरा टिल्ट टुवर्ड्स चाय है, आपका भी नहीं, मुझे मेरा चाय टिल्ट की तरफ लगता कोई नहीं है। अगर इधर टिल्ट करूं तो वो उधर मिसिंग हो जाएगा, तो है। अच्छा, हाँ वो हाँ। नाराज हो जाएगा। मेरा कॉफी को मेरा नाराज सोडा, नहीं करना चाहता, न चाय को। मेरा सोडा सर, वो कुछ मिलाना मिलाना मैं आपका देख लूंगा। हाँ ना, सर ये बताइए, कभी आप, आपकी बातों से, आपके काम से, आपको देखने से लगता है कि आप एक संत होता है ना जो सब चीज में आनंदमय है और आनंदमय तरीके से आप काम करते हैं, लेकिन कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी इच्छा जो आपने चाहा था कि ये होनी है और हुई नहीं, उसका नहीं इंतजार ऐसा हो कुछ आपको नहीं, कुछ सर? क्योंकि मैंने ऐसा कोई मकसद लेके ऐसे चल नहीं पड़ा था। बाद में बच्चों को डिस्कवर किया, इसलिए वो मकसद बन गया। लेकिन हाँ हाँ, मतलब एक ऐसा लगता है कि जो भारत में मिसिंग है, शायद दुनिया में मिसिंग है, और वो है हर वन में शांति निकेतन। तो क्योंकि उसमें जैसे वेस्टर्न एजुकेशन की बू ना हो, उसका बाजारूपन ना हो, जैसे राजा का बेटा और रंग का बेटा दोनों 7 साल की उम्र में जनेऊ पहन के वनप्रस्थ हो जाते थे, गुरु की सेवा करते थे, जो मिलता था वो ज्ञान था। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी वही प्रयत्न किया, एक खूबसूरत शांति निकेतन बनाया। ऐसे शांति निकेतन हर सिरे पर होने चाहिए, हर मोड़ पर होने चाहिए, तो बच्चे खुश हो जाएंगे, अपने आप को डिस्कवर कर पाएंगे। और खाम का जो लॉर्ड मैकॉले ने हम पर जुल्म ढाया है बाबू बनाने का, हाँ राइट, मतलब क्लर्क बनाने का, जो जो उनकी मुहिम थी अंग्रेजों की, रोबोट्स। तो उससे थोड़े दूर हट जाएं, अपनी बातें समझे हम, अपनी कविताएं, अपना संगीत, ये सब। सर मेरा क्वेश्चन इससे उल्टा है कि कुछ ऐसा जो आपने सोचा हो, आपका एम्बिशन हो और वो पूरा हो गया हो। बस पूरा पूरा बैठा हूँ आपके सामने, और क्या, ये आए तो हाय। एम्बिशन ही तो पूरा हुआ है इसीलिए बैठा हूँ बहुत गंभीर बात, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल और सही आप सर। ना कोई सीधा जवाब हमें दे नहीं रहे, आप बिल्कुल एकदम संत की आप तरह कौन हमें से घुमा जवाब रहे नमिता, ढूंढ रहे मेरे से? सीधा सर, सर से ज्यादा मैं एक बात बोलता हूँ, सर ने जितने सीधे जवाब दिए ना, समझने वाले को समझना है, दिए आपने सारे सीधे ही जवाब। मतलब एक रेगुलर रूटीन आंसर क्वेश्चन होता है, उससे तो मैं उसमें भाग भी नहीं लेता। वो हर फिल्म के प्रमोशन के समय वो बाढ़ आ जाती है, हाँ वही हाँ हाँ, सवाल वही जवाब, वही सवाल वही जवाब, वही और मैं जवाब। अपने आप को रिपीट करना मुझे नहीं आता। हाँ, वो तो दिखता है सर, हर वक्त में बिल्कुल एक नएपन के साथ आते हैं। एक हाँ नया कुछ ढूंढते रहता हूँ, फिर थक जाता हूँ मैं यार, क्योंकि सवाल वही वही होते हैं। हाँ सही सर, बात। हम भी कोशिश करते हैं नए सवाल लेकर आए नए सवाल मिलते ही नहीं है देखिए ना, लेकिन लेकिन सर ये बताइए तो, आपने बहुत सारे डायरेक्टरों के साथ एज एक्टर काम किया, आपने बहुत सारे फिल्में लिखी, एज ए राइटर लिखा, एज ए एक्टर लिखा, डायरेक्टर के साथ डायरेक्टर बने जिसमें एक्टरों के साथ काम किया, तो आपका सबसे फेवरेट कौन है ओपी और नमिता में से? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो मजा आया एज एन एक्टर भी, वो था विशाल भारद्वाज के साथ कभी। नहीं सर, आपने मेरा सवाल नहीं सुना एक बिंदु से। मैंने कहा क्या आपका बोल रहे हैं? फेवरेट कौन, मैंने कहा सर, मैंने कहा आपका फेवरेट कौन है ओपी और नमिता में से? अरे बाप रे, मैं क्या है ना, इतना मैं अभी झगड़े थोड़ी कराऊंगा मैं
देखो सर, फिर भी शोभत डिप्लोमेट थोड़ी है कराया मुझे। सर, ऐसा नहीं, तो थोड़ा सा तो बोल दो सर, सर, मैं खुश झगड़े हो तो जाऊंगा। शो में होते रहते हैं, तो कोई नई बात नहीं होगी इसमें। हम शो से 1 घंटा पहले लड़ते हैं, शो के 1 घंटे बाद तक लड़ते हैं हम। हाँ। तो अभी ये मतलब मैं जवाब ऐसे दूंगा कि इनी मीनी मायना मो दादा दे दादा, ऐसा करना पड़ेगा, कर दो, या शोले की तरह सिक्का उछालना पड़ेगा। सिक्का उछालो। आप ही और डिसाइड कर लो। आपके दोनों तरफ नमिता लिखा होगा। हाँ। आपको वो करना है तो बच्चन बन जाओ। और नमिता की स्पेलिंग होगी OPDIMRI। अच्छा, अरे वाह। तो मतलब दोनों का नाम होगा, दोनों, जो मैंने लेकिन सर, पहले ही हम दोनों कहा को था। आप सर कुछ कह रहे थे विशाल भारद्वाज की मूवी, वो हमने नहीं काट नहीं, दी। वो मुझे लगा कि आपको मजा कहाँ आया। हाँ, हाँ। कहाँ आया? वो जो तो ये भूपे भाव बता करने दीजिए। में बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया अच्छा, कमीने में। कमीने में। और फिर अपनी फिल्म में जब बच्चों के साथ रहता हूँ, चाहे को एक्टर रहूं स्टैनली की तरह, या जस्ट डायरेक्टर राइटर रहूं उनके साथ, या उनका दोस्त बन के हम लोग वर्कशॉप करते करते फिल्म निकालें, तो वो भी एक मजेदार बात है, वो अलग बात है। और ये देखिए, ये हमारी बुला रही है आपको। ओ, आओ। क्या नाम है हाँ, सर? कौन है? वो कौन है? उनका नाम है कियो। ये कियो। हाँ, ये 16 साल की है। ओह। क्या हुआ? क्या हुआ? ओ, क्या चाहिए आपको? ये मेरी दोस्त है, ये मेरी बेबी है। ओ, लो, खाना लो, हाथ से खाती है, ओह, हाथ से वाह। देख रहे हैं? हाँ। हाँ। ऐसा है इनका। एनीवे, आई लेट यू गो। और कुछ है? सर, हाँ, बस। ये रैपिड फायर तो यहाँ खत्म हो गया। जाते जाते आप हमें अपने कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए, किस पे काम कर अरे रहे हैं? फ्यूचर आगे होता है ना, अच्छा। वो कल का नया दिन होगा, फिर वो कल डिसाइड करेंगे। आज तो मैंने सोच लिया वो क्या रतालो बनाना, तो हाय हाय। उधर जा रहा हूँ मैं। सर, आपको हमसे बात करके मिलके कैसा लगा? अरे हमको बहुत मजा आया। देखो, कियो को भी मजा आ रहा है, वो बोल रही भैया तू अभी छोड़, मेरा अटेंड कर मुझे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच थैंक सर, यू सो मच सर। हमसे बात करने के लिए, प्लेजर। और हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकालने के लिए। बहुत मजा आया आपसे बात करके। गॉड ब्लेस।